अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ और खौफनाक वाक़यात को नरेट करती हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद है, वहाँ भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बिलाल है। आज मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो एक हकीकत है। अगर आप अकेले हैं और कमरे की रोशनी बंद है तो बेहतर होगा कि आप लाइट ऑन कर लें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं। ये सुनने के बाद हो सकता है आपको नींद ना आए और आपको डर लगने लगे। तो बात कुछ यूँ है कि मैं उस वक्त मलेशिया से बात कर रहा हूँ, मगर मेरा असल ताल्लुक़ पंजाब के एक गाँव से है। मेरी पूरी ददियाल यानी मेरे अबू की तरफ का पूरा ख़ानदान वहीं पाकिस्तान में रहता है। जब मेरे डैड यहाँ मलेशिया में सेटल हो गए तो मैं 5 साल का था, तो उन्होंने हम सबको भी अपने पास बुला लिया। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान पंजाब में बहुत बड़ा है। हम एक बहुत बड़े ख़ानदान से हैं। मुझे हमेशा से पाकिस्तान जाने का बेहद शौक़ था। दिल हमेशा यही कहता था कि खून के रिश्ते ही बस अपने होते हैं और उनकी मोहब्बत इंसान को हमेशा अपनी तरफ खींचती है। मगर यहाँ की मसरूफियात की वजह से मैं कभी न जा सका। बस सबसे वीडियो कॉल पर ही बातें होती थीं। ये वाक़या 3 साल पहले का है, जब पंजाब से हमें फ़ोन आया कि हमारी सबसे छोटी फूफो की शादी है। तो बस मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हम सब ने फ़ौरन शॉपिंग की, सबके लिए गिफ्ट्स लिए और कुछ ज़रूरी सामान लिया, और हम सब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मोहब्बत और खुलूस देखकर दिल खुश हो गया। सजा हुआ घर, रौनक और वहाँ के लोगों की मिलनसारी हमारे लिए बहुत नया और बहुत ही ख़ास तजुर्बा था। शायद मुझे यही सब चाहिए था, इसलिए मैं हमेशा यहाँ आना चाहता था। आपने तो सुना ही होगा कि पंजाब के गांव देहात जब उसमें शादी होती है तो लोग बहुत खुलूस दिखाते हैं, क्योंकि पंजाब की शादियाँ काफ़ी लंबी चलती हैं। 15-20 दिन तक फंक्शंस, मेहमानों का आना जाना, गाने, ढोलकी वगैरह। इसलिए वो अक्सर अपने घरों को किसी और के मेहमानों के रहने के लिए दे देते हैं, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। हम जब वहाँ पहुँचे तो जो मेरी दादी का घर था वो हैदराबाद और न जाने कहाँ कहाँ से आए हुए मेहमानों से फुल भरा हुआ था। पूरा दिन हिला गिला शोर शराबा करने के बाद अब रात गुजारने की बारी थी। फ़्लाइट की थकन और दिन भर की मसरूफियात की वजह से हम सबको सख्त आराम की ज़रूरत थी। मेरे चाचू हर मेहमान के लिए जगह का इंतज़ाम कर रहे थे। मेरी दादी का घर सिर्फ इतना ही बड़ा था कि मेरे 4 चाचू और उनके बच्चों से ही भर गया था। हम बाहर से आए थे, इसलिए सबका ख्याल था कि हमें थोड़ी प्राइवेसी और बेहतर आराम चाहिए होगा। इस सिलसिले में मेरे चाचू ने एक ऐसे आदमी से बात की थी जिसका घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। वो खुशी खुशी अपना घर हमें देने को तैयार हो गया। हम सब बहुत खुश थे कि हमारे लिए एक सेपरेट घर का इंतज़ाम हो गया है। वो घर हमारी दादी के घर से थोड़ा ही दूर था, इसलिए हमने पैदल चलकर जाने का फ़ैसला किया। रास्ते कच्चे थे और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि गांव में सभी लोग जल्दी सो जाते हैं। जब हम उस घर में पहुंचे तो हमारा मूड थोड़ा चेंज हो गया। वो घर कुछ ख़ास नहीं था, बस अजीब तरह से बना हुआ था। पुराना और बोसीदा सा लग रहा था। हम अंदर दाखिल हुए। वहाँ 3 छोटे कमरे थे और बाहर एक बड़ा कमरा। सिर्फ 2 कमरों में कारपेट था और बाकी पूरे घर में सादा फर्श। कोने में चारपाइयाँ और छोटे कमरे में 2-2 तख्त और बिस्तर वगैरह पड़े थे। घर में बेसिक सामान भी था, जैसे फ्रिज और किचन की कुछ चीज़ें और बाथरूम की चीज़ें। लेकिन सबसे अजीब और खौफनाक सी बात ये थी कि इन 3 छोटे कमरों में से एक कमरे की ज़मीन में एक दरवाज़ा था जो बंद था, जिससे मालूम होता था कि नीचे कोई कमरा है, शायद जैसे स्टोर रूम। इस घर का ऑनर भी उस वक्त हमारे साथ ही था, जो हमें घर दिखा रहा था। मेरे डैड ने उस बेसमेंट वाले गेट के बारे में पूछा। उसने कहा कि ये घर सालों से बंद पड़ा है। उसने सख्ती से बोला कि ये गेट नहीं खोलना, क्योंकि नीचे एक स्टोरेज रूम है जहाँ सिर्फ मिट्टी, चूहे और गंदगी हो गई, और बस कुछ पुराना सामान है जो किसी काम का नहीं है। उसने कहा कि मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। फिर वो जाने लगा। जाते जाते उसने रुक कर फिर वही बात की कि वो गेट नहीं खोलना और नीचे नहीं जाना।
उसका बोलना और उसका अंदाज कुछ अजीब सा था। पता नहीं मुझे एक लम्हे के लिए क्यों लगा कि वो हमें डरा रहा है, मगर हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। मेरे बड़े भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आराम से बोला, भाई, हम यहाँ बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं और सिर्फ रात को सोने आएंगे। आप फिक्र मत करें, हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। और वो वहाँ से चला गया। हम लोग 2 कमरों में एडजस्ट हो गए जहाँ कारपेट्स थे। एक रूम में हम 3 भाई थे और दूसरे रूम में मेरे पेरेंट्स और बहनें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अकेले नहीं सो पाएंगी। अब ज़रा आप मेरी बातों पर गौर करें ताकि आपको मेरी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो। रात के 2 बजे मेरी आँख खुलती है। मैंने देखा कि बड़े कमरे में कोई टहल रहा था। अच्छा, ये बताता चलूँ कि वो कोई नॉर्मल सा बड़ा घर नहीं था, बल्कि उसकी पुतली पुतली दीवारें थीं। समझें कि वो कच्चा सा घर हो, मतलब एक कमरे की आवाज़ बासानी दूसरे कमरे में जा सकती थी और जो भी आवाज़ होती वो पूरे घर में गूंजती थी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने देखा कि बाहर कोई टहल रहा था। मैं साफ सुन सकता था क्योंकि दरवाजे के नीचे से साया भी दिख रहा था और पैरों की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे इस टाइम कुछ अजीब लगा, पर न जाने क्यों इस वक्त में उठकर देखना मुनासिब नहीं लगा मुझे। नई जगह और गांव था। मुझे लगा कहीं कोई चोर वगैरह ना हो, तो उठकर देखना सेफ नहीं था। पर मैंने सोचा थोड़ी देर में देखूंगा ज़रूर कि आखिर है कौन। मैं आधा पौना घंटा लेटा रहा जब तक वो आवाज़ आती रही। जब वो आवाज़ बंद हो गई तो मैं आहिस्ता से उठा और किचन की तरफ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं कमरे से निकलकर बाहर आया और जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया। जो सीन था, मतलब किसी के पैरों के निशान किचन से लेकर उस दूसरे कमरे तक जा रहे थे और वो निशान कोई आम निशान नहीं थे, वो खून से बने हुए थे। मैंने देखा कि वो पैर कहाँ जा रहे थे और आप यकीन करें, वो पैर सीधे उस तहखाने के गेट तक जा रहे थे। उफ खुदाया, मुझे अभी भी डर लग रहा है बताते हुए। वो सीधे उस बंद तहखाने में जा रहे थे। ये कोई नॉर्मल बात है क्या? अब मुझे सच में डर लगा, और वो भी खून के निशान। ये बात इग्नोर करने वाली नहीं थी। मैंने सोचा उठते ही सबको बताऊंगा, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने किसी को नहीं उठाया। मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई और मैं थोड़ा डरते डरते सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने सबसे पहले अपने बड़े भाई को वो सारी बात बताई। उसने पहले तो हंसकर बोला, मैं अभी तो आया हूँ बाहर से, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, चलो दिखाओ। और सच में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कुछ ना था। सारा फर्श बिल्कुल साफ था। मेरी कैफियत अजीब सी हो गई कि रात में जो कुछ मैंने देखा था वो सब क्या था। सब ने यही बोला कि थकन की वजह से तुमने बुरा ख्वाब देखा होगा, होता है कभी कभी ऐसा। पर मैं कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरा वहम या मेरा ख्वाब नहीं था। खैर, सुबह सुबह हम दादी के घर चले गए, नाश्ता किया और पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। फिर बारी आई रात के वापस आने की, मतलब बस सोने की। हम बस यहाँ सोने ही आते थे। सब लेट गए और सोने लगे। वही रात का 1 बज रहा था। सब सो चुके थे और मैं भी सो चुका था। फिर एक आवाज़ आई जैसे कोई चल रहा हो बाहर, और ज़ोर से किसी ने फ्रिज का गेट खोला और बंद किया। मेरी आँख खुल गई थी। उसके चलने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, धम धम करके। फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। वो पक्का कोई औरत ही थी। मैंने उस वक्त फ़ील किया कि ये ना मेरा वहम है और ना मैं सो रहा हूँ, मैं होश में था। वो औरत बाहर खड़ी थी और वो तकरीबन 30 मिनट तक बाहर टहलती रही। या अल्लाह, मैं आपको कैसे बताऊं कि उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी। मेरे कमरे का गेट बस हल्का सा बंद था, उस पर कंडी भी नहीं लगी हुई थी, और वो गेट के बाहर ही टहल रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं जाग रहा हूँ। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर वो अंदर आ गई तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं पसीनों पसीने हो गया। सर्दी के दिन थे तो पंखे भी बंद थे, इसलिए उसकी आवाज़ की गूंज बहुत ज़्यादा थी। फिर वो चली गई, पता नहीं कहाँ। मैंने सोचा कि वो उस रूम के अंदर जो तहखाना है वहीं गई होगी। मैं उस रात सो ना सका। दूसरे दिन मैंने फिर सबको बताया। मेरे भाई ने फिर से वहम बोलना चाहा तो मैंने उसकी बात काटी और बोला, कोई वहम नहीं था मेरा, वो है अंदर। तभी उस आदमी ने हमें मना भी किया था। बाहर मेरे डैड खड़े थे, वो सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ ये सच बोल रहा है, मैंने सब खुद सुना जब मैं भी जाग रहा था।
उसके बाद उन्होंने टार्च ऑन की और उस कमरे में गए। उन्होंने हिम्मत करके तहखाना खोला और वो नीचे उतर गए। हम सब के दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। जब वो वापस ऊपर आए, बाहर निकले, तो डैड ने कहा वहाँ कुछ नहीं है, बस मिट्टी, जाले और पुराना सामान है। मैंने बेचैन होकर कहा मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज़ आप चाचू से बोलें कि कुछ करें, हमें कहीं और शिफ्ट कर दें। पर उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर लेते हैं, अभी बिला वजह शादी वाला माहौल ख़राब होगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके पास। चलो सब नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। फिर बस हम सब वहाँ चले गए और किसी से कुछ नहीं बोला, मगर पूरा दिन मेरा जहन अजीब सा रहा कि अब बस थोड़ी देर बाद हमें वापस उस घर में रात गुजारने के लिए जाना पड़ेगा। रात में जब हम सब उस घर में गए तो माम ने कहा कि सब बड़े कमरे में एक साथ सोएंगे और उस रूम को अच्छे से बंद कर देंगे। यही तय हुआ। सब ने बड़े कमरे में बिस्तर लगाया और लेट गए। हम सब बहुत डरे हुए थे। सब ने दुआएं, आयतुल कुर्सी सब कुछ पढ़कर हसार कर लिया था और सो गए। फिर वही आधी रात को एक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ तहखाने के दरवाजे की थी। फिर वो नीचे से साफ समझ आ रहा था आवाज़ से कि कोई ऊपर आ रहा है। फिर उसने गेट पर हाथ मारा जो हमारे कमरे का था और वो बंद था। मुझे लगा मैं अकेला जागा हुआ हूँ, पर नहीं, हम सभी उठ चुके थे। फिर वो गेट खुला। हम सब ने आंखें ज़ोर से बंद की हुई थी। गेट हल्का सा खुला और वो आधी बाहर निकली, जैसे उसका साया नज़र आया। उसने हमारे कमरे में झांका और वो वापस अंदर चली गई और ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। हम सभी लोग बहुत खौफज़दा हो गए थे। वो 15 मिनट तक वहीं कमरे में फिरती रही। उसके बाद वो तहखाने का गेट खोला और वो अंदर चली गई और ज़ोर से गेट को वापस बंद कर दिया। ज़रा आप इमेजिन करें कि क्या हाल होगा हमारा उस वक्त। सब आंखें बंद करके लेटे थे, उस इंतज़ार में कि कब सूरज निकलेगा। सुबह को हम सब बहुत परेशान थे कि अल्लाह ने बचा लिया। आज तो डैड ने सोचा था कि मैं भाइयों से बात करूंगा इस बारे में, मगर जब हम दादी के घर गए तो पता चला कि डैड के दूर की रिश्तेदार भी आई हुई थी। दादी ने कहा बस तुम भी उसी घर में चले जाना, बस रात तो निकालनी है। डैड ने कुछ बोलना चाहा पर चाचू ने कहा हाँ सही है, बस यही परेशान हो रहा था कि कैसे होगा सोने का इंतज़ाम। ये सुनकर सब चुप हो गए। जैसे तैसे दिन निकला। अब बारी थी चौथी रात की। फिर हम सब वापस उस घर गए। वो फैमिली भी ज़रा बड़ी ही थी, जो नए रिश्तेदार आए थे। हमने कहा सब साथ ही सोएंगे, पर उनकी बहन यानी मेरी बावा ने कहा भाई तुम सब यहाँ सो जाओ, मैं तो तख्त पर सोऊंगी छोटे कमरे में। डैड ने उनको समझाना चाहा पर वो ना माने और जाकर सो गईं। हम बस जाग रहे थे और डरे सहमे हुए थे। फिर तकरीबन रात के 2 बजे वो तहखाने का दरवाज़ा खुला। डैड ने कहा बच्चों कोई कुछ करना नहीं, बस सब चुपचाप खामोशी से लेटे रहना। वो बाहर निकली और चलती रही कमरे में, और कुछ देर बाद वो निकलकर बाहर बड़े कमरे में आ गई जहाँ पर हम सब लोग लेटे हुए थे। खुदाया, हमने उसको देखा तो नहीं, पर वो वहीं खड़ी थी और चलती हुई आई और बावा के कमरे की तरफ गई। उस कमरे का चक्कर लगाकर वो फिर बाहर निकली और हम सब बच्चों ने तो रोना शुरू कर दिया। वहाँ पर पैनिक क्रिएट होने लगा तो डैड ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, बहुत ज़ोर से। वो औरत एकदम से उस कमरे में वापस गई और ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा पटक दिया, जैसे उसे गुस्सा आ गया हो। हम सब उठकर बैठ गए। दूसरे कमरे से बावा भी आ गई रोते हुए और कहने लगी भाई ये सब क्या है, खुदा के लिए मुझे बचा लो, यहाँ से बाहर चलते हैं। हम ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर उसने ज़ोर से हाथ मारा। सब ने ज़ोर ज़ोर से वापस आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। उसने फिर से हाथ मारा, जैसे वो बहुत गुस्से में थी। हम सब बस पढ़ते रहे और बच्चे तो बहुत ही डर गए थे। वो बार बार हाथ मारती और कुछ देर बाद फिर गुस्से में वो उसी कमरे में चली गई। वापस तहखाने में जाकर उसने ज़ोर से गेट बंद कर दिया। हम उसी रात को सुबह होने से पहले ही सब घर से निकल गई। हमने दादी के घर पर जाकर सबको बता दिया। बस फिर मेरे चाचुओं ने रोशनी होते ही उस घर के मालिक को बुलाया और पूछा भाई तुमने मेरे भाई को कैसा घर दे दिया। सब ने उसे बहुत झाड़ा। वो आंखें नीचे किए बस शर्मिंदा शर्मिंदा खड़ा था। फिर दादा अबू ने उससे पूछा कि कौन है वो औरत, क्या है उस घर में। उसने बोला कि वो एक डाइन है, वो बस उस तहखाने में रहती है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो कैद है।
बस निकलती है और चली जाती है। मुझे माफ़ कर दे, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, बस इसीलिए मैंने आप लोगों से छुपाया। हम क्या करते? दादा अबू ने उससे वादा लिया कि अब जब तक उसका इंतज़ाम हमेशा के लिए नहीं हो जाता तब तक वो किसी को घर ना दे। उसे पैसे दिए और भेज दिया। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सब सही सलामत हैं और जान बच गई। बस फिर जैसे तैसे वहाँ वक्त गुजारा। शादी ख़त्म होते ही हम लोग वापस आ गए। अब मैं सोचता हूँ कि जितना मुझे वहाँ जाने का शौक़ था, अब उतना ही मुझे खौफ आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।